हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MME 3 सेमेस्टर थर्ड में एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स जो है उसकी बहुत ही फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 18 इज ऑल अबाउट कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंस्ट्रेंड मतलब लिमिटेशंस। फोर्सफुली किसी चीज को अगर आपको बाउंड किया गया कि आप उसको फॉलो करो, डेट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। विद यू शुड बी विद इन योर कंस्ट्रेंट, विद इन योर लिमिट्स। तो ऑप्टिमाइजेशन तो हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 17 में ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता था, सीधा एक फंक्शन fxy होता था, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था। लेकिन इस बार एक फंक्शन fxy होगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे और एक साथ ही दूसरा भी फंक्शन होगा जिसको x और y फॉलो कर रहे होंगे, मतलब उससे बाहर नहीं जा सकते x और y। तो x और y को बाउंड कर दिया गया है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर फोर्स्ड टू फॉलो सम कंडीशंस। तो इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशन को चैप्टर 18 में पढ़ेंगे हम लोग, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो वी कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम, या तो बिल्कुल सबसे ज्यादा या फिर सबसे कम। तो या तो मैक्सिमाइज निकालो या मिनिमाइज निकालो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिमाइजेशन। whose variables are bound, forced to satisfy one or more equality constraint। equality constraint बोले तो equal to रहेगा, तो इसके लिए तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं चैप्टर 18 में। नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग चैप्टर 18 के लास्ट में पढ़ेंगे, कुंटकर कंडीशंस वगैरह ये सब। नॉट इक्वल टू और चैप्टर 19 में भी पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू के लिए पढ़ना है हमें अलग से, लेकिन इज इक्वल टू के लिए मेन फोकस अभी चैप्टर 18 के स्टार्टिंग में है। तो देखो, कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, तो सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड होंगे। सॉल्यूशन निकालने के कितने मेथड है, दो मेथड हमें पढ़ने हैं। सॉल्यूशन निकालने के दो मेथड पढ़ने हैं। सबसे पहले बात आती है कि हमें क्वेश्चन किस टाइप का होगा। पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट तो समझ लो। हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दोनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा या फिर हमें हिंट दिया रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा fxy इज इक्वल टू c सब्जेक्ट टू gxy। fxy इज इक्वल टू c नहीं होता, gxy इज इक्वल टू c। यहाँ पे कंस्ट्रेंट होता है, fxy को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो पता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसको करना है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यही हमारा मेन लक्ष्य है, यही एम है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहां पर है gxy इज इक्वल टू c, x और y को इस कंडीशन को फॉलो करना है, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट फंक्शन, कंस्ट्रेंट फंक्शन। तो जनरली अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे तो आप सबको समझ जाओगे। चैप्टर 18 में जो है fxy जब भी होगा तो दैट इज in most cases that is generally what, objective function, and if gxy is there that is subjective function। अब देखो, तो सब कुछ दो मेथड है, मेथड को तो स्टार्टिंग में बताना ही पड़ेगा। मेथड जो है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है कि हमारा कंस्ट्रेंट किस टाइप का है। कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू में है, एक सिंगल है या एक से ज़्यादा है, क्या है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम लोग अपनाएंगे। तो सॉल्यूशन में दो बातें हैं। पहला है कि अगर इफ कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू टाइप, इफ कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू टाइप, तब तो हम सब्स्टिट्यूशन भी अपना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी अपना सकते हैं, या फिर स्लोप मेथड भी अपना सकते हैं। इसके पास तीन हो गए, स्लोप मेथड भी अपना सकते हैं, या फिर लैग्रेंजियन भी अपना सकते हैं। सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी बस आप लिख लो। नेक्स्ट है इफ कंस्ट्रेंट इज लीनियर और नॉन लीनियर और मोर देन वन बोले तो G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा, इस तरीके से हो जाए तो फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। मोर देन वन, तब तो फिर लैग्रेंजियन मेथड ही सही है।
तब तो देयर इज ओनली वन मेथड, लैग्रेंजियन मेथड। समझ में आ रही है बात? तो अब दोनों को देखेंगे कि क्या क्या है लैग्रेंजियन मेथड और क्या है ये तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन, स्लोप एंड लैग्रेंजियन। तो एक एक करके देखें सबको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन। पहले समझ लो फिर लिखेंगे। नेसेसरी कंडीशन में मान लो ये था हमारा एफ एक्स वाई, क्या था ये? एफ एक्स वाई। ये था जी एक्स वाई। समझ में आ रहा है? जी एक्स वाई ने एफ एक्स वाई को बहुत जगह टच किया है। देखो, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, बहुत जगह टच किया। और भी जगह हो सकता है। मैंने अभी 4 पॉइंट ही जानबूझ करके शो किए हैं जिसमें कम नंबर हो। अब जी एक्स वाई को सेटिस्फाई करने वाले 4 पॉइंट है जो कि एफ एक्स वाई में भी लाइक कर रहे हैं। अब सब पे एफ एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी और जिसका जेड सबसे ज़्यादा आएगा यानी एफ एक्स वाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही हो जाएगा हमारा मैक्सिमा का पॉइंट। मान लो ए बी सी डी, और ए पे बी पे सबसे ज़्यादा है, बी पे सबसे ज़्यादा है, फिर सी पे है, फिर डी पे है, फिर ए पे है। फंक्शन वैल्यूज़, एफ एक्स वाई वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो इसका मतलब बी इज़ पॉइंट ऑफ, बी इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ रही है बात? और भी पॉइंट्स मैक्सिमा के हो सकते हैं लेकिन जी एक्स वाई को सेटिस्फाई करने वाला देखना है। मान लो मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया, लाइक दिस। ये ऐसे तो जा ही रहा था, ये ऐसे भी जा रहा था। देखो और भी जगह मैक्सिमा है लेकिन वहां पर जी एक्स वाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। या इसको छोड़ दो, ये बाहर निकल गया ना। देखो ये तो है ही, इधर है। तो देखो इधर यहाँ भी तो मैक्सिमा हो सकता है लेकिन इस पे तो जी एक्स वाई आ ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लेंगे जो दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। उन कॉमन पॉइंट्स में से देखेंगे कि किस पे सबसे ज़्यादा। तो इसी के पीछे नेसेसरी कंडीशन का लॉजिक है। नेसेसरी कंडीशन कहता है कि वो पॉइंट जो है वो जी एक्स वाई को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और एफ एक्स वाई को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वहाँ पर दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो नेसेसरी कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग? तो नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा इज स्लोप ऑफ लेवल कर्व ऑफ एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई एक लेवल कर्व है और जी एक्स वाई जो है, जी एक्स वाई को दूसरे कलर से कर देना, आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है। रुक जाओ, जी एक्स वाई ये रहा, चलो मैंने पर्पल से शेड कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स वाई का ब्लैक वाला जो है वो है हमारा एफ एक्स वाई। कर्व ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट जी एक्स वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों का स्लोप जो है वो उस पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने चैप्टर 16 में पढ़ा था, माइनस एफ एक्स डैश अपॉन एफ वाई डैश, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। याद है आपको? बिल्कुल याद है। नहीं याद है तो आप यहाँ से देख सकते हो। जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई था, लेवल कर्व पे जेड ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी ले लिया हम लोगों ने। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें चेन रूल लगा करके, तो एफ एक्स डैश इंटू डी एक्स बाई क्या कर देंगे? डी टी, प्लस एफ वाई डैश इंटू डी वाई बाई डी टी, और उधर सी का हो गया 0। एफ एक्स डैश इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ वाई डैश इंटू डी वाई बाई डी टी, विच इम्प्लाइज, ध्यान से देखना, माइनस एफ वाई डैश माइनस एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू, इसको उधर लेते जाते हैं, डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी से, डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश। ये सारा कुछ हम लोग चैप्टर 16 में कर चुके हैं, अगर याद होगा तो चैप्टर 16 में कर चुके हैं हम लोग। तो वहीं से याद है कि भाई किसी भी 3 वेरिएबल फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है जो जेड से रिलेटेड होता है, तो माइनस एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश आ जाता है। वह उसी तरीके से
जी एक्स डैश बाई 0 भी आ जाएगा. सो हेयर लेवल कर्व का क्या हो गया, माइनस एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश, और उसका कंस्टेंट फंक्शन का क्या हो गया, माइनस जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. दिस इज स्लोप ऑफ लेवल कर्व, दिस इज स्लोप ऑफ कंस्टेंट कर्व, बोथ मस्ट बी इक्वल. तो फिर इधर आ जाएगा कंडीशन एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश. पता है कहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बच्चे ये कंडीशन तो रट लेते हैं. अब मान लो किसी टीचर ने या किसी फ्रेंड ने पूछ दिया तो सीधा बोल देते हैं ये स्लोप है लेवल कर्व का, ये स्लोप है कंस्टेंट का, दोनों इक्वल है. गलत हो गया, गलत आंसर है आपका. ये स्लोप थोड़ी है, स्लोप तो माइनस के साथ कहा जाएगा ना. तो एक स्टेप पीछे से आपको समझाना पड़ेगा कि भाई माइनस के साथ होता है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ दिखता नहीं है. समझ में आ गई बात? फिर से समझाए. इधर देखो, ये एक 3D का कर्व है, लाइक अम्ब्रेला. अम्ब्रेला समझ लो, ये 3D का कर्व है. अम्ब्रेला के ऊपर में कुछ और डाल दो, कोई एक सर्कल या रिंग डाल दो. इस रिंग ने अम्ब्रेला को बहुत जगह कट किया हुआ है, ये सारे जगह. अब हर पॉइंट पे एफ एक्स वाई निकाला जाएगा और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आ जाएगा वही कहलाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. समझ में आ गई बात? तो इन सभी पॉइंट पे निकाला जाएगा और जहाँ पे दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. ठीक है. नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है. तो एक एग्जाम्पल देखो. तो हमने ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट से देख लिया, और जो मैंने एक मेथड नहीं लिखवाया था आपको, स्लोप मेथड, वो यही है. स्लोप मेथड हम लोगों ने अभी समझ लिया. एक क्वेश्चन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा आसानी से समझ में आपको. ये दोनों तो कर लेंगे, लैग्रेंजियन तो नेक्स्ट क्लास में होगा. आज तो इसी दोनों मेथड पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग. तो चलो पहला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज एक्स वाई सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ. तो देखो इसको कैसे करना है. इसको दोनों मेथड से करेंगे हम लोग, स्लोप वाले मेथड से भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे. तो सबसे पहले बाय ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट मेथड या बाय नेसेसरी कंडीशन, बाय नेसेसरी और ज्योमेट्रिकल कंडीशन. तो क्या होता है देखना जरा, आपको पता ही है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश. लेकिन आपने क्या पहचान लिया कि एफ एक्स वाई क्या है भाई. जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहा जाता है दैट इज योर एफ एक्स वाई. और जी एक्स वाई क्या है, जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट 2x प्लस वाई माइनस एम इज इक्वल टू 0. तो चलो इसमें पुट करते हैं. एफ एक्स डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का y आ जाएगा. आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर 15 में ही सिखाया गया है कि एक्स वाई का करना है तो x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x, जी एक्स डैश करेंगे, x डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, जी वाई डैश करेंगे तो 1. तो पता है इससे सिर्फ हमें नेसेसरी कंडीशन मिला, अभी तक पॉइंट नहीं मिला. सिर्फ नेसेसरी कंडीशन मिला है. ये फायदा है कि नेसेसरी कंडीशन बहुत जल्दी मिल जाता है. अब इसको आप जब पुट करोगे, किस में पुट करोगे, पुट करने के लिए है क्या, यही एक इक्वेशन फॉर्म में है ना. यहाँ तो पुट करने का कोई फायदा ही नहीं. दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है बस ये एक्स वाई. इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ तो एक प्रॉपर इक्वेशन है जिसमें हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. तो पुटिंग इन जी एक्स वाई, so putting in gxy is equal to c, क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m है ना. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m था, इसमें हम लोग पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 2x. तो 2x तो था ही, y की जगह पे भी 2x इज इक्वल टू m. तो 4x इज इक्वल टू m, x इज इक्वल टू m बाई 4 मिल गया. y क्या था हमारा 2x, तो y इज इक्वल टू 2x, y is equal to 2 into m by 4, this is again m by 2. तो पॉइंट तो हमें मिल गया m by 4 and m by 2 and it is the only point of maxima. क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था find the only solution maximize.
एक ही आ ही रहा है तो वही मैक्सिमा का पॉइंट होगा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, स्लोप वाला या फिर ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट वाला मेथड। अब इसी के जैसा दूसरा मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन में, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग जेड मानते हैं, डेट इज एक्स वाई, और जी एक्स वाई दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एम। ये लीनियर है। सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ओनली लीनियर में लगाया जा सकता है। लीनियर में आप y इज इक्वल टू एम माइनस 2x कर दोगे तो भी तो जो x और y आएगा वो उसी इक्वेशन को फॉलो करेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एम। इसको पुट करोगे कहाँ, यहाँ, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा x और y की जगह पे डाल देंगे m माइनस 2x। इससे पता है फायदा क्या हो गया, पहले फंक्शन में दो दो वेरिएबल दिखता था x और y, पहले फंक्शन में दो दो वेरिएबल दिखता था x और y, अब फंक्शन में एक ही सिंगल वेरिएबल बन के रह गया है, तो mx माइनस 2x स्क्वायर। अब हम लोग dz बाई dx कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब तो ये फर्स्ट सेम का क्वेश्चन हो गया सिंगल वेरिएबल का, बहुत इजी। तो dz बाई dx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू m बाई 4 आ गया। अब आप इसमें डाल दो y इज इक्वल टू m माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू m माइनस 2 m बाई 4, m माइनस m बाई 2 इज m बाई 2, तो पॉइंट इज m बाई 4 एंड m बाई 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में फायदा क्या है कि हम लोग इसमें ना वेरीफाई भी कर सकते हैं वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द ओनली सॉल्यूशन, तो जो पॉइंट आ गया है दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसमें तो कोई शक नहीं, अब एक ही निकालना ही है तो वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन हम चाहे तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें पता है कि हमें सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना होगा। तो z ये था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था m माइनस 4x, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 4 जो कि नेगेटिव। सो केस ऑफ क्या आ गया, मैक्सिमा। तो वेरीफाई भी कर लिया हम लोगों ने। तो अगर आपको वेरीफाई करने की जरूरत पड़े ना तो आप यहाँ भी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके सेकेंड डेरिवेटिव करके आप वेरीफाई करके शो कर सकते हो, ठीक है। स्लोप में और कोई वेरीफाई करने का तरीका नहीं है। तो ये हो गया। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आया रहता तो फिर हम हर पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू निकालते, फिर डिसाइड करते कि कौन सा मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम है। लेकिन जब सिंगल पॉइंट आता है तब तो या तो क्वेश्चन में देखते हैं कि दिया हुआ है कि नहीं, कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या क्या है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आई बात। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसको ज्योमेट्रिकली एक और तरीका आप अपना सकते हो। इसमें ज्योमेट्रिकली क्या आर्गुमेंट दे सकते हो। अब मान लो सब्स्टिट्यूशन, डू नॉट यूज सब्स्टिट्यूशन दे दिया, तो z इज इक्वल टू एक्स वाई है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू m है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, m माइनस 2x। इसको यहाँ डाल दो तो z इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, x इंटू m माइनस 2x। तो z जो है वो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस mx, मतलब z जो है वो वेरी कर रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है इन्वर्टेड पैराबोला, और इस केस में क्या मिलता है हमें, मैक्सिमा। तो जो पॉइंट होगा वो डेट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ गई बात। तो ऐसे भी हम समझा सकते हैं, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं कि पैराबोला ही मिले आपको इजीली, जहाँ पे आप इजीली डिसाइड कर सको। यहाँ मिल गया तो अच्छी बात है। यहाँ पर ओनली लीनियर और इजी एक्सप्रेशन भी आप डाल सकते हो, इजी एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। इजी एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन बोले तो इसका मतलब होता है कि y इज इक्वल टू समथिंग एफ एक्स के फॉर्म में लिखा जा सके। अगर हम y को सेपरेट कर दें और x का अलग फंक्शन बना दें तो भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं और पक्का करते हैं इस टॉपिक को। एग्जाम्पल नंबर 2, find the only possible solution to the consumer demand problem, maximize x to the power alpha y to the power beta subject to px plus y is equal to m। तो सबसे पहले हम लोग वही कौन सा
ज्योमेट्रिकल आर्गूमेंट या नेसेसरी कंडीशन वाला करते हैं। नेसेसरी कंडीशन ज्योमेट्रिकल या फिर नेसेसरी कंडीशन, दोनों का मतलब एक ही है। उसमें करते हैं ना हम लोग एफ एक्स डैश बाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू जी एक्स डैश बाई जी वाई डैश। एफ एक्स वाई इज दिस वन, जी एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज दिस वन। एफ एक्स डैश क्या होगा बच्चे देखना, वाई टू द पावर बीटा कॉन्स्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन। नीचे y के रिस्पेक्ट में करना है तो x टू द पावर अल्फा कांस्टेंट बीटा y टू द पावर बीटा माइनस वन। अब जी एक्स डैश करेंगे तो पी एक्स प्लस वाई का p और नीचे y का क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर दिक्कत हो रही है तो आप चैप्टर 15 का स्टार्टिंग का कुछ लेक्चर्स देख सकते हो जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है। तो यहाँ देखो, अब इसमें जो है ना वो y और x का हमेशा रिलेशन मिलता है, याद रखना नेसेसरी कंडीशन से। फिर उसको जब हम कंस्टेंट फंक्शन में पुट करते हैं तब जाकर के पॉइंट मिलता है। तो y टू द पावर बीटा, जरा पावर को देखो, यहाँ बीटा माइनस वन है तो कहाँ पावर एक ज़्यादा है, न्यूमरेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एक y बच जाएगा, x कैंसिल कर देगा, नीचे में एक x बच जाएगा। अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू p, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बीटा पी एक्स बाई अल्फा। अब इसको पुट कर देंगे कहाँ पर, कहाँ पुट करेंगे जल्दी बताओ। पुटिंग इन कंस्ट्रेंट, पुटिंग इन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या था, पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम। तो पी एक्स ही है, वाई की जगह पे क्या डाल देंगे बीटा पी एक्स बाई अल्फा इज इक्वल टू एम। तो पी एक्स अल्फा प्लस बीटा पी एक्स इज इक्वल टू, ये नीचे का अल्फा उधर चला गया एम अल्फा, समझ में आ रहा है। अब x कॉमन ले लिया तो पी अल्फा प्लस पी बीटा, अच्छा p भी कॉमन ले सकते हैं तो x की वैल्यू आ गई m अल्फा बाई p अल्फा प्लस बीटा। इजी, x की वैल्यू आ गई m अल्फा बाई p अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो अब y की वैल्यू निकालनी है। अब y वाले में पुट कर दो ना, y क्या था हमारा, y था बीटा पी एक्स बाई अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा पी एक्स बाई अल्फा, तो y इज इक्वल टू बीटा p, x की जगह डाल देंगे m अल्फा, नीचे अल्फा p अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल, p कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आ गया m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो पॉइंट तो हमें मिल गया है m अल्फा बाई p अल्फा प्लस बीटा x का, और y का मिल गया है m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। पॉइंट्स तो मिल गए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फाइंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। अब ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है ये हमें नहीं पता, ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्सिमाइज और एक ही पॉइंट ही निकल करके आया है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इट इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा, यही हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट आता तो फिर हम सब पे एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालते और फिर देखते कि कौन सबसे ज़्यादा दे रहा है, वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता। लेकिन जब सिंगल आया, अकेला है, तो वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सोचो ना, कोई ऐसा कंट्री या कोई ऐसा राज्य जिसमें एक ही आदमी हो तो वही राजा है, वही वाली बात हो गई। ठीक है, अगर राजा ढूंढना है तो भी वही है, प्रजा ढूंढना है तो भी वही है, सबसे गरीब आदमी भी वही है, सबसे अमीर आदमी भी वही है, तो वही वाली बात होगा। अगर एक ही पॉइंट आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट तो वही मैक्सिमा है। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं बच्चे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैक्सिमाइज करना था हमें x टू द पावर अल्फा y टू द पावर बीटा सब्जेक्ट टू पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो देखो जरा, y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर अल्फा, y की जगह पे m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा। अब ये z जो है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x है,
तो dz बाई dx को 0 करेंगे तो देखो ना प्रोडक्ट रूल लगेगा, x यहाँ भी x यहाँ भी है। अभी x टू द पावर अल्फा को रख दिया तो बीटा नीचे m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1 और x का कोफिशिएंट आ गया माइनस p प्लस m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा को कांस्टेंट रख दिया तो x टू द पावर अल्फा का अल्फा x टू द पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ना यहाँ पे पावर कितना हो गया, बीटा माइनस 1 यहाँ है बीटा, तो दोनों को मिला करके ले लेंगे m माइनस पी एक्स टू द पावर बीटा माइनस 1। x का पावर है अल्फा माइनस 1, यहाँ है अल्फा, तो x टू द पावर अल्फा माइनस 1। एक x बचेगा, एक बीटा बचेगा और एक माइनस p बचेगा, तो माइनस p बीटा x। क्लियर? कुछ गलत किया मैंने? यहाँ पर एक ये ब्रैकेट बचेगा और एक अल्फा बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू m माइनस पी एक्स, अल्फा इंटू m माइनस अल्फा इंटू पी एक्स। क्लियर? अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, m से भी और पी एक्स से भी, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, ये 0 होगा, या फिर ये पूरा 0 होगा, तो 3 पार्ट में बट जाएगा। अगर इसको 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू m बाई पी मिलेगा, अगर इसको 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, अगर इसको 0 करते हैं तो माइनस पी एक्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा m, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू मिल गया अल्फा m बाई पी अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अगर x ये है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू था m माइनस पी एक्स, m माइनस पी एक्स ये आ गया, y इज इक्वल टू 0, तो x m बाई पी और y 0, इधर में y कितना आ जाएगा, m माइनस p 0, तो y इज इक्वल टू m आ गया, तो पॉइंट आ गया 0 m। ठीक है, लेकिन x तो 0 होगा नहीं क्योंकि ये कुछ दिया हुआ है ना कंज्यूमर डिमांड प्रॉब्लम में, तो x तो 0 होगा नहीं और y 0 होगा नहीं, तो ये भी रिजेक्टेड हो गया, रिजेक्टेड, ये भी केस रिजेक्टेड। तो बस बचा ये y निकाल लोगे यहाँ से, y तो जैसे अभी निकाला था हमने कौन से स्लोप वाले मेथड में, वैसे ही सेम आ जाएगा। जब पुट करोगे y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स, तो m माइनस पी अल्फा m बाई पी अल्फा प्लस बीटा, p कैंसिल, m अल्फा कैंसिल, क्या आ गया बताओ, बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा m आ गया, तो पॉइंट आ गया फिर से वही अल्फा m बाई पी अल्फा प्लस बीटा कॉमा m बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके और फिर आप उसमें चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में ही प्रोडक्ट रूल लग गया है, सेकेंड डेरिवेटिव में और भी ज़्यादा, अब इस पे और इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इस पे और इस पे प्रोडक्ट, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव में डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सिंगल पॉइंट आ गया तो वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, आप एक सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो, आप EVT याद है आपको, EVT एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था और चैप्टर 16 में भी पढ़ा था, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, कि अगर हमारा f इज कॉन्टिन्यूअस एंड constraint g is closed bounded, then it will have maxima और मिनिमा। मतलब इसके पास मैक्सिमा या मिनिमा, अब इस पे सवाल खड़ा हो ही नहीं सकता। अगर किसी का gxy बाउंडेड है और f कॉन्टिन्यूस है तो उसके पास मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम बोला हुआ है निकालने को और एक ही पॉइंट आ रहा तो वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा बाय यूजिंग EVT। समझ में आ रही है बात? तो ये तो हमने मेथड सीखा विदाउट लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। और अब आपको एक्सरसाइज जो है होमवर्क में दे रहे हैं, आपको एक्सरसाइज 18.1 करना है। होमवर्क में एक्सरसाइज 18.1 करना। हो सकता है अभी कई सारे बच्चे ना घर वर गए होंगे, कॉलेज भी नहीं खुला होगा, तो उन लोगों को बस क्वेश्चन लिख करके दे देते हैं। मैक्सिमाइज करना है 1 के a में
एफ एक्स, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात? ये है जी एक्स वाई। 1 का भी 3 ही क्वेश्चन है, इसलिए लिखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन करके आपको नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना है, क्योंकि पहले हम लोग डाउट करेंगे, उसके बाद से लैग्रेंजियन मेथड है क्या, इस राज को खोला जाएगा, इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा। समझ में आ गई बात? 2 के ए में अब दे दिया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो है वो निकालो। 3xy सब्जेक्ट टू, तो अब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके। मैक्सिमाइज फर्स्ट ऑर्डर में तो मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, तो जो आएगा सिंगल ना वही हो जाएगा, लेकिन अब दूसरे में डाउटफुल डाल दिया कि पता नहीं है क्या है, अब आप खुद पता लगाओ, तब तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। 3xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। समझ में आ रही है बात? यस मैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई। लेकिन आप बच्चे जल्दी से जल्दी रीडिंग ले लो, रीडिंग तो लेना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ये 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.1 में, ये तीनों आपको करना है विदाउट लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। आप वो स्लोप वाले मेथड से कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप दोनों मेथड से हर क्वेश्चन को कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास का काम लिख देते हैं, डू होमवर्क एंड देन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, तो अभी तक के लिए बच्चे इतना ही। अब आपको करना क्या है कि फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब आपको एक फेयर नोटबुक बनानी और एक मोटी सी नोटबुक बनाना, क्योंकि इसको टुकड़े टुकड़े में नहीं रखना, एग्जाम में फिर दिक्कत हो जाएगा। एक ही जगह फेयर रफ सब कुछ करना है, ये नहीं कि अच्छे हैंड राइटिंग में एकदम कोई आर्ट गैलरी में नहीं जाना है आपके नोटबुक को। ठीक है, तो एक ही जगह सारा कुछ होगा, क्लास वर्क होमवर्क सारा कुछ होगा। और अगर आप लाइव क्लास में ध्यान से पढ़ते हो तो फिर आपको रिकॉर्डेड देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा तो आप माइक्रो पे लगाओगे। और अगर नहीं, अगर आप कुछ है ऐसा, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं कुछ बिजी हो, तब तो फिर आपको देखना पड़ेगा। आधा अधूरे मन से अगर आपने क्लास ली है तो एक बार और आप रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है, और एक ही नोटबुक बनाना है, और इसको हमेशा नेक्स्ट क्लास में ना रिवाइज करके बैठना है। नहीं रिवाइज करके बैठोगे ना सब बेकार हो जाएगा, मेरा भी मेहनत आपका भी मेहनत। इसलिए रिवाइज करके बैठोगे, बस 5 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे क्लास के लिए आप बैठे हो ना, मैंने अगर आपको 7 o'clock का टाइम दिया सपोज करो, तो क्लास 7:10 पे स्टार्ट होगी या 7:05 पे स्टार्ट होगी, 5-10 मिनट बच्चों का वेट करने में लग जाता है, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं मीटिंग। तो तब आपको क्या करना ना, फटाफट ऐसे नोटबुक पलट करके देख लेना कि अरे लास्ट क्लास में मैम ने ये बताया था, हाँ स्लोप वाला बताया था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, इस क्वेश्चन में ये लगाया था, इस क्वेश्चन, चलो भाई हो गया रिविजन। ऐसे रिविजन करके बैठना है आपको। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।